नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात कर रहे हैं पेपर वन की यूनिट नंबर 7 के टॉपिक नंबर 4 की। ठीक है, अब इस टॉपिक नंबर 4 में काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं या छोटे छोटे ये अपने मतलब चीज़ें हैं, जैसे प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट्स, कलेक्टिव एक्शन एंड रेवोल्यूशन। तो सारी क्या है, ये मिलती जुलती चीज़ें ही हैं। तो क्या है ना, ये सब चीज़ें क्या मेनली तो क्या है, पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक्स हैं। लेकिन वही जैसे हमने बात की थी पहले भी कि सोशियोलॉजी में क्या है कि सारे मतलब सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिक्स की ये सब चीज़ें हैं, तो इनका क्या है, हमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है कि ये सब क्या होता है। ठीक है, इनको क्या करके फिर देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो अब नाम से ही थोड़ा थोड़ा जाहिर हो रहा होगा, कलेक्टिव मतलब एक साथ, कलेक्ट सब सब एक साथ मिलके जो भी लोग काम करें वो हो गया कलेक्टिव एक्शन। तो कलेक्टिव एक्शन रेफर्स टू बिहेवियर अंडरटेकन बाय अ ग्रुप रेदर देन बाय आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये जैसे हमने बात की ना, एक साथ, तो कोई ग्रुप में लोग होंगे तभी वो एक साथ होंगे। अकेले इंडिविजुअल की बात नहीं है, लोग मिलके अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव एक्शन। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव दैट द ग्रुप शेयर्स। ठीक है, तो किसी भी हो सकता है पर्टिकुलर गोल के लिए वो इकट्ठे हुए हों। जैसे आपकी सोसाइटी में मान लो इकट्ठे हो गए कि यार ये जो पार्क है काफ़ी गंदा हो गया, संडे को हम सारे जितने भी लोग हैं मिलके इसको पार्क को साफ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव एक्शन हो गया। उसका स्पेसिफिक गोल क्या था, पार्क को साफ करना। इंडिविजुअल अकेले का काम नहीं था, वो सारे जितने भी लोग रहते थे उन्होंने सबने मिलकर ये गोल तय किया। ठीक है, तो कलेक्टिव एक्शन में गोल का होना बहुत ज़रूरी है और सबके लिए वो सेम कॉमन ही होगा, तभी वो एक साथ एक ग्रुप बना है। कलेक्टिव एक्शन इन्वॉल्व्स ए सेंस ऑफ शेयर्ड सब्जेक्टिविटी वेयर इंडिविजुअल्स एक्ट विद अ कॉमन पर्पस और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी क्या होती है, जैसे हमने पहले भी देखा था, दो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। सब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है सबके लिए वो चीज़ एक है। सब्जेक्टिविटी मतलब सब अपना अपना अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। शेयर्ड सब्जेक्टिविटी मतलब क्या है, पूरे ग्रुप की सब्जेक्टिविटी एक हो गई, मतलब सारा ग्रुप एक कॉमन, एक तरह से उनके लिए सब वो कॉमन है, वो जो भी व्यू है या जो भी गोल है वो सब कॉमन है। ठीक है, तो शेयर्ड सब्जेक्टिविटी हो गई वेर इंडिविजुअल्स एक्ट एज अ कॉमन पर्पस और अंडरस्टैंडिंग। तो कॉमन पर्पस या कॉमन गोल आ गया बिकॉज ऑफ शेयर्ड सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी जैसे मतलब इंडिविजुअल का वो होता है कि सबकी अपनी अपनी अलग थॉट प्रोसेस है, मतलब अपने अपने अलग अलग गोल हैं। लेकिन जब शेयर्ड सब्जेक्टिविटी हो जाएगी तो पूरे ग्रुप का गोल या पूरे ग्रुप का थॉट प्रोसेस एक जैसा हो जाएगा। दिस शेयर्ड सब्जेक्टिविटी कैन बी कोऑपरेटिव, एमिंग फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, और कन्फ्लिक्चुअल, चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और अथॉरिटी। ठीक है, या तो जैसे किसी काम के लिए हो सकती है, जैसे मैंने बोला पार्क साफ कर रहे हैं, तो किसी म्यूचुअल बेनिफिट हुआ ना सबका, भाई पार्क साफ हो गया, सब उसमें घूम सकते हैं, तो खुद का सबका एक फ़ायदा हुआ। कन्फ्लिक्चुअल मतलब कि एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और अथॉरिटीज़ को चैलेंज करना। जैसे मान लीजिए आपकी सोसाइटी में कुछ कोई गलत नियम बन गया या कुछ हो गया, या मतलब वहाँ पे सफाई नहीं हुई है, तो आपने सारी सोसाइटी वालों ने क्या किया, एक तरह से सड़क पे थोड़ा प्रदर्शन किया, वो बैनर वैनर लगा के कि भाई म्यूनसिपालिटी आए और ये थोड़ा यहाँ पे हमारी सफाई करे, नाला बहुत बह रहा है। तो ये क्या हो गया, जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है, अथॉरिटी है, उसको आपने थोड़ा चैलेंज किया। तो दो तरह से हो सकता है, तो कोऑपरेटिव हो सकता है या कन्फ्लिक्चुअल हो सकता है। कलेक्टिव एक्शन में भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज डिपेंडिंग ऑन हाउ द स्ट्रक्चर्ड एफर्ट इज। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज में क्या होता है, पहले से आपने प्लान बनाया कि भाई हम मान लीजिए 25 तारीख को अपना वो प्रोटेस्ट करेंगे या जो भी हमें करना है, और उसके लिए फिर हम ये टीम मेंबर्स होंगे, ये लीडर्स होंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, सुबह 8 बजे निकलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हर चीज़ एक तरह से प्लान करके आपने करी। जैसे हमने पार्क साफ करने के लिए बात करी थी, तो आपने बोला है संडे को सबकी छुट्टी रहती है, तो संडे को सब सुबह 8 बजे आ जाएं और पार्क की सफाई शुरू करेंगे। पहले ही आपने एक हफ्ते पहले डिसाइड कर लिया, तो सब अपने अपने घर से सफाई के लिए झाड़ू और वो सब ले आए। तो मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीका हो गया, पहले से प्री प्लान्ड हो गया। अनऑर्गेनाइज होता है अचानक से जो चीज़ हो जाए, कि जैसे आप 5-6 लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे संडे के दिन बढ़िया, तो आपने देखा अरे यार पार्क तो बहुत गंदा हो रखा है कॉलोनी का। तो वही 5-6 लोगों ने बोला ठीक है चलो यार, टाइम भी है, छुट्टी भी है आज, इसको फटाफट साफ कर देते हैं। तो कोई पहले से मतलब प्री प्लानिंग नहीं थी, अचानक से आपने वो कर दिया काम शुरू, तो ये क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रक्चर द एफर्ट इज, इट मे बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मीनिंग इट कैन अकर विद इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और थ्रो इनफॉर्मल और स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स। अब इंस्टीट्यूशनलाइज क्या है, कोई पर्टिकुलर यूनियन वो काम करा रही है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई किसी भी तरह का कोई संगठन है। जैसे मान लीजिए पार्क की सफाई की बात की थी, तो आपने जैसे सोसाइटी में कोई वो बना रखी है, आपकी जो सोसाइटी है उसमें कोई बॉडी बना रखी है जो पूरा वो देखभाल करती है। तो वो मतलब एक तरह से उन्होंने ऑर्डर पास किया कि भाई सारे जो भी रहते हैं यहाँ पे वो संडे को आएँ और हमें को पार्क की सफाई करनी है। तो ये क्या एग्जांपल हो गया, इंस्टीट्यूशनल का हो गया।
नॉन इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, वही आप 5-6 लोग बैठे थे और आपने डिसाइड कर लिया, आपने कोई पूछा नहीं सोसाइटी से, या सोसाइटी में जो कमेटी वगैरह है उनसे कुछ नहीं पूछा, आपने खुद ही वो काम शुरू कर दिया, मतलब स्पॉन्टेनियस, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हो गया वो काम। द स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गाइडिंग आइडियोलॉजी, स्टेटेड गोल्स एंड द नेचर ऑफ इट्स लीडरशिप। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है कलेक्टिव एक्शन का, उसमें क्या क्या मतलब एक तरह से मेन चीजें होती हैं। एक तो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितना है मतलब ऑर्गेनाइज्ड, या तो बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड, या अचानक से हुआ, या पहले से प्लान था, या थोड़ा बहुत प्लान था, ज़्यादा डिटेल में प्लान नहीं बनाया, तो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, किस विचारधारा से कर रहे हैं आप। ठीक है, अभी तो जैसे हम ये सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं पार्क वार्क साफ करने का, कल को मान लीजिए कहीं आपको धरना देना है, तो आप किस विचारधारा के हैं, आप राइट विंग वाले हैं कि लेफ्ट विंग वाले हैं, स्टेटस को चाहते हैं या रेडिकल रेवोल्यूशन चाहते हैं, गोल्स क्या हैं आपके, एक्चुअली क्या मांगे बनवाना चाहते हैं आप, लीडर लीडर कौन है आपके, या लीडरलेस प्रोटेस्ट भी होते हैं कई बार, लीडरलेस कलेक्टिव एक्शन भी होता है। जैसे वही पार्क साफ करने की बात थी ना, अब यहाँ पे कोई लीडर थोड़ी है, सब सफाई कर रहे हैं, या हो सकता है इसमें कोई लीडर भी कर दिया जाए, भाई ये बताएगा आदमी कि आप ये साफ करिए, आप वो साफ करिए। तो लीडर विद लीडर भी हो सकता है और लीडरलेस भी हो सकता है। तो फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन क्या क्या होते हैं डिफरेंट। सबसे पहले तो होता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट आर ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सप्रेसिंग अपोजिशन और सपोर्ट फॉर अ कॉज और पब्लिक पॉलिसी और अ पॉलिसी। ठीक है, तो कोई कुछ हो गया, कोई पॉलिसी है, उसको उसके अगेंस्ट में एक तरह से धरना देना है, प्रोटेस्ट करना है आपको, या किसी चीज़ का समर्थन करवाना है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए जो होती है वो क्या होता है, प्रोटेस्ट होता है। ऑर्गेनाइज पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सप्रेसिंग अपोजिशन, किसी भी चीज़ का मतलब आपको अपोज करना है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट होता है कि भाई ये हो गया, गलत हो रहा है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए। सरकार ने कोई कानून पास कर दिया, वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एजिटेशंस क्या होते हैं, एजिटेशंस इन्वॉल्व सस्टेन्ड एंड ऑफन इंटेंस एफर्ट्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर अथॉराइज फॉर चेंज। तो एजिटेशन में क्या हो, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा मतलब ज़्यादा लोग वो हो जाते हैं, इमोशनल भावुक हो जाते हैं, कई बार ये वायलेंट भी हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अथॉरिटीज़ को प्रेशर बनाया जाता है चेंज के लिए। तो जैसे फार्मर्स, वो जो उसको कहते तो प्रोटेस्ट था, लेकिन वो एक तरह से एजिटेशन के उसमें आ चुका था, क्योंकि बहुत बड़ा दबाव बनाया गया था सरकार पे कि आप ये कानून वापस लीजिए, फिर उसमें थोड़ी बहुत वायलेंस भी हुई थी। ठीक है, तो एफर्ट्स क्या होते हैं, इंटेंस हो जाते हैं इसमें। रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन जैसे वही है ना कि बिल्कुल रेवोल्यूशन का मतलब यही होता है कि एक मतलब यहाँ से चीज़ यहाँ आ गई, घूम गया पूरा पहिया, यही तो होता है ना रेवोल्यूशन का मतलब। तो मतलब पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आपका, कंप्लीट चेंज, वो होती है रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशंस आर रेडिकल एंड लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफन इन्वॉल्विंग द ओवरथ्रो ऑफ एग्जिस्टिंग, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम ही खत्म हो गया, पूरा एक पहिया घूम गया, नई चीज़ आ गई। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, तो उसमें क्या था, वो जो किंग थे फ्रांस के वगैरह थे, उनको खत्म करके डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश की गई, तो पुराना सिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया गया। तो ये तो एक क्रांति जो आती है। तो मतलब वो रेवोल्यूशन में क्या होता है, लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम उसको पूरी तरह से खत्म करके एक नया सिस्टम बन जाता है। सोशल मूवमेंट्स क्या होती हैं, कलेक्टिव ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स एमिंग टू प्रमोट और रेसिस्ट चेंज इन सोसाइटी ओवर टाइम। तो समाज में किसी भी तरह का बदलाव चाहिए या बदलाव आ रहा है उसको रोकना है, तो उसके लिए सोशल मूवमेंट्स होती हैं। जैसे पहले हुई थी ना ये अपना जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए कोई मूवमेंट करी गई, या जो भी समाज में बुराई गए हैं, जैसे कास्ट सिस्टम है तो इसके अगेंस्ट में करी गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हटाने के लिए, या फिर कोई समाज में गलत गलत चेंजेस आ रहे हैं तो उनको रेसिस्ट करने के लिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समाज में या तो आप कुछ पॉजिटिव चाह मतलब प्रमोट करना चाहते हैं कि ऐसा हो, या नेगेटिव जो हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, तो इसलिए सोशल मूवमेंट्स होती हैं। फिर एनजीओ कैंपेन्स आर एडवोकेसी एफर्ट्स लेड बाय एनजीओज टू एड्रेस स्पेसिफिक सोशल पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, डिफरेंट एनजीओज होते हैं जैसे, तो वो अपना अपना जो भी उनका मुद्दा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना एफर्ट्स करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं। एनवायरनमेंट वाले हो सकते हैं, पब्लिक हेल्थ वाले हो सकते हैं। ठीक है, बहुत तरह के होते हैं एनजीओज। जैसे ज़्यादातर तो ये अपने क्या कहते हैं, ये मतलब बच्चों के लिए अनाथालय वगैरह चलाते हैं, तो उन उस तरह के कैंपेन्स करते हैं, डोनेशन कैंपेन्स होते हैं उनके कि उनको पैसा दीजिए। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं इसमें एनजीओज में। मास प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स क्या होते हैं, हड़ताल, या फिर बहुत बड़ा मतलब मास को इकट्ठा करके हमने कोई प्रोटेस्ट किया है बहुत लोगों को। लार्ज स्केल कलेक्टिव एक्शंस ऑफन इन्वॉल्विंग वर्क स्टॉपेजेस यूज टू डिमांड राइट और एक्सप्रेस डिसकंटेंट। ठीक है, तो हड़ताल में क्या होता है, हम काम नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, तो वो हो जाता है कि आप अपना काम बंद कर देते हैं। तो कई बार जैसे होता है ना कि डॉक्टर्स ने भी मतलब जो भी वो होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या काम बंद कर देता है। अब जैसे असेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे डॉक्टर मतलब हेल्थ हो तो बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स हैं,
डॉक्टर्स कई बार करते हैं ये, 2-3 दिन के लिए काम बंद कर देते हैं कि भाई हम तो नहीं करेंगे किसी का इलाज, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये क्या होती है, हड़ताल होती है, मास प्रोटेस्ट। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव एक्शंस हैं। तो इनको क्या करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट क्या है, रिएक्शनरी सोशल प्रोसेस दैट एक्सप्रेसेस अपोजिशन। तो रिएक्शनरी मतलब कोई कोई इवेंट हुआ, कोई चीज़ हुई, सरकार ने कोई लॉ पास किया, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए उसके अगेंस्ट आप एक रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना, अपना रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्शनरी सोशल प्रोसेस है जो अपोजिशन, मतलब उसको अपोज करता है किसी भी चीज़ को, टिपिकली डायरेक्टेड एट एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स। तो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट हो सकता है ये प्रोटेस्ट। कई बार नहीं होता, जैसे कोई फिल्म आई, उसने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, तो उसके लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि यार इस फिल्म को बैन कर दीजिए। तो अपोज 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 किया ना आपने उसको, अपोजिशन हो गई एक तरह की। और भी बहुत तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, भाई ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए। फीचर्स ऑफ प्रोटेस्ट क्या होते हैं, द सेंट्रल फीचर ऑफ प्रोटेस्ट इज नेचर ऑफ अपोजिशन। तो ठीक है, तो सेंट्रल फीचर ऑफ प्रोटेस्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में किया जाता है। इसमें कुछ चीज़ मांगी नहीं जाती कि भाई ऐसा करिए आप, ये होता है हमेशा, ये नेगेटिव सेंस में होता है, अपोजिशन होता है ये, कि ऐसा मत करिए, कोई भी काम हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको ना करिए। जैसे कोई फिल्म है तो इसको बंद कर दीजिए। और भी किसी चीज़ का अपोजिशन कर सकते हैं आप। टू समथिंग परसीव्ड एज अनजस्ट और डिजायरेबल, कोई चीज़ आपको, मतलब किसी भी ग्रुप को या आपको मतलब पसंद नहीं आ रही है, तो उसके अगेंस्ट में आप अपोजिशन कर सकते हैं। हमेशा ये नेगेटिव सेंस में होता है, रिएक्शनरी होता है। ए प्रोटेस्ट कैन बी अंडरटेकन बाय ए सिंगल इंडिविजुअल और इन्वॉल्व अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो इंडिविजुअल कर सकता है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे सोशल एक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये कलेक्टिव हुई माना जाएगा प्रोटेस्ट। इट कैन बी मैनिफेस्ट, मीनिंग ओपनली एक्सप्रेस थ्रू विजिबल एक्शंस, और लेटेंट वेयर अपोजिशन इज एक्सप्रेस्ड इन सटल और हिडन फॉर्म्स, ठीक है। तो मैनिफेस्ट क्या होता है, ओपनली किया जाए, सड़कों पे उतर आए, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई फिल्म रिलीज हो गई, जाके उसके पोस्टर फाड़ रहे हैं थिएटर में, लोगों को, मतलब कई बार तो थिएटर में आग लगा देते हैं इतना भी वायलेंट हो जाता है। तो होता है बिल्कुल ओपनली। या होता है लेटेंट, मतलब बहुत ही हिडन फॉर्म में, ज़्यादा कुछ नहीं करते, जैसे कई कुछ करते हैं ना, जैसे आपने कई बार क्रिकेट मैच देखा होगा, तो उसमें वो काली पट्टी बांध लेते हैं अपने हाथ में, क्यों, वो एक सटल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट होता है कि भाई हम इसको ऐसा सही नहीं मानते हैं। आप किसी भी तरह का प्रोटेस्ट जैसे होता है कर सकते हैं कि भई मतलब बहुत ही सिंबॉलिक तरह से, भाई हम ये वाला कोई अलग सा आप कोई रंग का कपड़ा पहनने लग जाइए कि भाई हम एज़ ब्लैक कपड़े पहन के आ रहे हैं क्योंकि हम इस चीज़ से मतलब फ़ेवर में, मतलब इसके अगेंस्ट में हैं। तो बहुत ही मतलब माइल्ड फॉर्म होता है, सटल होता है, बहुत ही मतलब बहुत हल्के फॉर्म में प्रोटेस्ट होता है। मैनिफेस्ट होता है बिल्कुल ओपनली कि भाई हम तो नहीं, मतलब सही कर देंगे, मतलब फ़िल्म किसी को नहीं देखने देंगे ये वाली। तो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व एक्शन सच एज मार्चेज, रैलीज और डेमोस्ट्रेशन, और इन एक्शन सच एज बॉयकॉट्स, साइलेंस और विड्रॉल ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो एक्शन क्या होता है कि मार्च निकालिए, रैली निकालिए, डेमोस्ट्रेशन करिए, वो जो है ना बैनर्स लेके जाइए। इन एक्शन क्या होता है कि काम मत करिए, जैसे बॉयकॉट कर दीजिए, कोई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खरीदना बंद कर दीजिए। जैसे पहले ये बहुत चलता था ना, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी जब आज़ादी के टाइम, तो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे जो गांधी जी ने कपड़े जलवाए थे कि भाई ये जो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से कपड़े आते हैं बने बनाए फैक्ट्रियों से, इनको जला दीजिए, हम अपना खुद का वो चरखे पे बनाएंगे, ठीक है। साइलेंस, मौन व्रत वगैरह जैसे गांधी जी खूब रखते थे। विड्रॉल और पार्टिसिपेशन, ये वही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इसमें सब लोगों ने क्या किया था, इंडियंस ने, कि भाई ब्रिटिश के जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उसमें उन्होंने बोला था हम काम नहीं करेंगे आपका, ठीक है। तो एक्शन में क्या होता है कि कुछ करिए, सड़क पे उतरिए। और इन एक्शन में क्या होता है कि कुछ मत करिए, जैसे काम मत करिए, बॉयकॉट कर दीजिए, नॉन कॉपरेशन कर दीजिए, ठीक है। Modes of protest. Protest can take symbolic and creative forms such as candlelight marches, slogans, chanting, poetry recitals and street theater performance. तो बहुत तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे कैंडल लाइट मार्चेज होते हैं। जैसे 2012 में जब ये निर्भया रेप कांड हुआ था, तो सब लोग ज़्यादा दिल्ली में लोगों ने ये कैंडल लाइट मार्चेज निकाले थे रात को, मतलब अपना एक एक मोमबत्तियाँ लेके लोग निकले थे। तो इसमें लोग नए नए तरीके निकालते हैं कि कुछ ना कुछ अलग करिए, जिससे कि मीडिया की और लोगों का ध्यान जाए उस इशू पे। कविताएँ लिखते हैं, नारेबाज़ी होती है, कई बार ये नुक्कड़ नाटक भी किए जाते हैं। जैसे ये एंटी सीएए जो लॉज़ आए थे, शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट हुआ था बेसिकली, तो उसमें ये थिएटर परफॉर्मेंस और ये नारेबाज़ी काफ़ी कुछ हुई थी, तो मतलब बहुत बहुत कुछ हुआ था उसमें। सम प्रोटेस्ट टेक वायलेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग वैंडलिज्म और आर्म्ड रेजिस्टेंस एज़ सीन इन नक्सलाइट अटैक। तो ठीक है, ये जो सीएए वाला हुआ था इसमें भी मतलब काफ़ी वायलेंस हो गई थी, लोग काफ़ी मरे भी थे। मेट्रो स्टेशन वगैरह को भी तोड़-फोड़ की गई थी। तो मतलब क्योंकि वही बात है, जब लोग गुस्से में आ जाते हैं, अब सड़कों पे उतर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तो भाई छोटी-सी चीज़ भी एकदम से वो बड़ा वायलेंट रूप ले लेती है।
गांधीयन मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट एम्फेसाइज नॉन वायलेंस। तो गांधी जी से तो एक ही चीज़ जुड़ी है, वो है अहिंसा, मॉरल असिस्टेंस, सत्याग्रह एंड सिंबॉलिक एक्ट लाइक यूज ऑफ चरखा, स्पिनिंग व्हील टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट टाइप होते हैं ज़्यादातर, कि इसमें कोई ऐसा कोई वायलेंस वगैरह नहीं किया जाता। लेकिन जैसे भाई खादी, हम तो अपना ये मशीनों के कपड़े नहीं पहनेंगे, अपनी खादी खुद का बनाएंगे, या फिर जैसे अंग्रेज़ हमको लाठियों से मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम तो बस नॉन वायलेंट रूप से एक तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये गांधी जी का एक तरह से तरीका था। तो ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, या उन्होंने एक नया तरीका निकाला था ये नॉन वायलेंस या अहिंसा का। एग्जाम्पल्स ऑफ गांधीज फास्ट एंड टू डेथ रिप्रेजेंट्स ए फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल प्रोटेस्ट। ठीक है, तो गांधी जी काफ़ी करते थे ये जब ये एंटी करप्शन मूवमेंट हुई थी ना, आईसीए 2011 में, अन्ना हजारे और केजरीवाल वाली, तो ये अरविंद केजरीवाल ने भी काफ़ी किया था। वो खाना नहीं खाते थे कि भाई जब तक करप्शन नहीं मिटेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, बाद में तो वही खाने लग गए। समझ गए ना आप? ठीक है। India's opposition to certain WTO agreements serve as an example of a collective protest led by a nation on the global stage। ठीक है, तो कुछ WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एग्रीमेंट्स थे, तो इंडिया ने उसको अपोज किया था। तो उसमें वही मतलब एक तरह से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ही था कि हम मतलब एक तरह से नॉन कॉपरेशन टाइप के, हम आपके इनसे सहमत नहीं है, लेकिन हम कुछ वैसा कुछ करेंगे भी नहीं उसके अगेंस्ट, वही गांधी जी वाला। ठीक है, अब उसके बाद आता है एजिटेशन। ठीक है, तो एजिटेशन में क्या हो जाता है, इंटेंस हो जाता है ये, एंड पर्पसफुल फॉर्म ऑफ सोशल एक्टिविटी दैट अराइजेज फ्रॉम वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन और डिसकंटेंट। तो किसी भी चीज़ को लेकर आप डिससेटिस्फाइड हैं, आप उससे खुश नहीं हैं, तो उसको उसके अगेंस्ट में एक इंटेंस एंड पर्पसफुल फॉर्म ऑफ सोशल एक्टिविटी जो होती है, उसको हम एजिटेशन बोलते हैं। इट एम्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अथॉरिटीज टू मीट स्पेसिफिक डिमांड्स और एड्रेस ग्रीवेंसेज। ठीक है, तो कई बार जैसे नहीं होता ये कई बार कहते हैं ये स्टूडेंट्स की, भाई ये वाला एग्ज़ाम गलत था, इसकी डेट बढ़ा दीजिए या दोबारा करवाइए। ठीक है, तो वो एक एजिटेशन हो गया आपका, क्योंकि एक तो काफ़ी इंटेंस हो गया और डिमांड्स हैं, आपकी स्पेसिफिक डिमांड्स हैं और उनको आप मनवाना चाहते हैं। ठीक है, प्रेशर डाल के अथॉरिटीज़ पे, और मोबिलाइज काफ़ी सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके आप प्रेशर डालते हैं अथॉरिटीज़ पे कि भाई ये वाली हमारी मांगे पूरी करो, ये पेपर की डेट बढ़ा दो, या कोई सरकार ने कोई लॉ पास किया, उस लॉ को वापस ले लो, कुछ भी इस तरह के आप डिमांड जो करते हैं। तो फीचर्स एंड मेथड्स ऑफ एजिटेशन, कॉमन मेथड्स ऑफ एजिटेशन इंक्लूड स्ट्राइक, सड़क रोको, रेल रोको, पिकेटिंग एंड मास लीव फ्रॉम वर्क। पिकेटिंग यही होता है कि जैसे कोई कोई मतलब आप मान लीजिए किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, लोग कुछ अपने ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, उनको बंद करवाओ सबको, ये करवाते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज, भाई आज बंद है, भारत बंद है। तो कोई आप उसमें भारत बंद में आप सोचो यार, मुझे तो नहीं करना अपना बंद, मतलब मैं तो अपनी दुकान खोलूंगा, तो आपको नहीं खोलने देंगे लोग, फिर थोड़ा वायलेंट हो जाएंगे, आपकी दुकान पे तोड़ फोड़ भी करेंगे। ठीक है, तो ये सब तरीके होते हैं, तो खूब आपने अखबारों वगैरह में देखा होगा। Agitations can be organized by groups or unions or occur in a more spontaneous and unorganized manner। ठीक है, या तो ग्रुप्स कोई, या ग्रुप मतलब वही हो गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई एनजीओ हो, किसी तरह का कोई संगठन हो, मान लीजिए कोई कास्ट बेस्ड संगठन है जो अपना रिजर्वेशंस की मांग कर रहा है, तो मतलब एक ऑर्गेनाइज किसी ग्रुप ने करवाया है, या फिर अपने आप ही अचानक से मान लीजिए कोई दंगा फैल गया, तो उसके उसमें एजिटेशन लोग कर रहे हैं, कोई लीडर नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ऐसे ही लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने शुरू कर दिया। It is often non-institutional, taking place outside from political or legal channels, though it is not necessarily always so। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब ज़्यादातर कोई इसमें ग्रुप्स इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी या एनजीओज। ज़्यादातर क्या होता है, लोग मिलके ही करते हैं। जैसे वो स्टूडेंट्स वाला एग्जांपल लिया था, तो उसमें कोई स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप थोड़ी होता है या कोई यूनियन थोड़ी होती है। अब उस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिले, उन्होंने बोला भाई ये एग्ज़ाम में गलत आया था, तो ये डेट बढ़ा दो या जो भी कर दो। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मतलब 80% ऑफ टाइम क्या होता है, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है, लेकिन कभी अदर टाइम्स 20% ऑफ टाइम ये इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है। एजिटेशन ऑफन रियलाइज ऑन इमोशनल अपील एंड मास पार्टिसिपेशन टू क्रिएट विजिबिलिटी एंड अर्जेंसी। ठीक है, तो इमोशनल अपील मतलब जो जो भी उस इमोशंस के मतलब साथ में है, जैसे कोई जो स्टूडेंट्स हैं, अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी एग्जाम की डेट को बढ़वाने के लिए, जो भी है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब एक तरह से उनको इमोशनल अपील हो जाएगी ना उनके पेरेंट्स को और उनको, कि भाई ये मुद्दा हमसे भी जुड़ा हुआ है। या जैसे कोई कुछ कुछ हो गया, कोई गलत काम, मतलब किसी का रेप हो गया, उस जैसे ये 2012 में हुआ था, तो उसके अगेंस्ट एक तरह से इमोशनल अपील की गई है कि भाई देखिए ऐसा गलत हुआ है तो हमें सड़क पे उतरना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेके एक इमोशनल अपील की जाती है कि भाई देखिए गलत हो रहा है और इसको इसके हमें विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, प्रोटेस्ट और एजिटेशन में? ट्रिगर मतलब कैसे ये, क्या चीज़ इसको शुरू करती है, इट रिएक्शन टू अ पास्ट इवेंट। ठीक है, तो कुछ गलत हुआ, उसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके अपोजिशन में, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे सरकार ने कोई
कोई कानून पास कर दिए तो आप उसका अपोज कर रहे हैं, वो हो चुका है, मतलब पास्ट इवेंट है। एजिटेशन में क्या होता है, ड्रिवन बाय फ्यूचर डिजायर्ड चेंज, ठीक है। कोई आपकी मांगे है, जैसे एग्ज़ाम की डेट बढ़ा दो या पेपर दोबारा करा दो, आप एक कुछ चाहते हैं जो फ्यूचर में हो, तो ये चीज़ होती है एजिटेशन में। सेंट्रल थीम क्या है, एक्सप्रेसिंग क्लियर अपोजिशन, तो हम तो मतलब इसमें होता है अपोजिशन कि हमें ये पसंद नहीं है, इसको हटाओ, बंद करो। इसमें होता है मोबिलाइजिंग पर्सन पर्पज एंड एंगर, मतलब जो गुस्सा है उसको एक तरह से मोबिलाइज किया जाए, सड़कों पर उतरा जाए, जाकि जिससे कि वो फ्यूचर में जो हम चाहते हैं वो पूरा हो। प्रोटेस्ट की होती है शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म, और ये होता है लॉन्ग लास्टिंग, जब तक मांगे पूरी होती है चलता रहता है। प्रोटेस्ट तो भाई किसी चीज़ के अगेंस्ट में हो रहा है, एक दो दिन होके खत्म हो जाता है। कई बार जैसे लंबा चल सकता है, लेकिन ज़्यादातर चलता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में भी स्पॉन्टेनियस और इनफॉर्मल, मतलब स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। एजिटेशन कैसा है, प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड होता है ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो, हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन ज़्यादातर प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं भाई, बात करते हैं कि भाई ये जो एग्ज़ाम है इसकी डेट आगे बढ़वाने के लिए इस दिन हम करेंगे, ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे, इस दिन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो पहले से प्लान करके ये सब किया जाता है। प्रोटेस्ट तो क्या है, अचानक से शुरू हो जाता है। मेथड्स क्या है इसकी, मार्च निकालना, साइलेंस करना, नारेबाजी करना, इसमें भी वही है, रैलीज करना, इसमें स्ट्राइक्स भी आ जाती हैं, सिट इन बैठ जाना, वो होता है ना, सड़क पे बैठ जाते हैं लोग बैनर्स लेके। Social movement. A social movement is a sustained and collective effort undertaken by a group but to bring about or resist change in social values, structures और practices typically outside the realm of formal institutional politics. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब ये एक सामाजिक मूवमेंट, तो इसमें बात क्या होगी, सोसाइटी की होगी, तो सोशल वैल्यूज की बात होगी। सस्टेन्ड एंड कलेक्टिव एफर्ट, सस्टेन मतलब चलता रहता है, और कलेक्टिव सारे मतलब सबका पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। अंडरटेक बाय ग्रुप टू अबाउट और रेसिस्ट चेंज इन सोशल वैल्यू, स्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस टिपिकली आउटसाइड द रिल्म ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लीजिए समाज में कोई बुराई है, जैसे मान लीजिए इंडिया में कास्ट सिस्टम है, जो एक बुराई थी, और उसकी वजह से जो लोअर कास्ट लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसके अगेंस्ट एक तरह से एक सोशल मूवमेंट चल रही है कि भाई इस चीज़ को हमको अपने समाज से निकालना है, क्योंकि बहुत ही गलत बात है। तो क्या होता है, एक दिन में नहीं होता, ये चल चल रहा है, ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर एक दिन थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि लोअर कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो समाज में किसी भी तरह की जैसे कोई बुराई, जैसे पहले सती प्रथा होती थी, उसके अगेंस्ट काफ़ी एक तरह से वो चला सामाजिक मूवमेंट। फिर फेमिनिज्म का जैसे बात कर लें, भेदभाव होता था कि लड़का और लड़की में, उस तरह को भी बंद करना है। तो किसी भी तरह का ये जो हो रहा है समाज में कोई भी चीज़ है, तो या तो कोई पॉजिटिव चेंज लेके आना है या कोई नेगेटिव चीज़ है उसको ख़त्म करना है, तो इसलिए सोशल मूवमेंट होती है। सोशल मूवमेंट्स इन्वॉल्व सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन दैट परसिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेदर देन बीइंग अ वन टाइम इवेंट। तो मतलब एक दिन में कोई सोशल चेंज नहीं आता। देखिए समाज ऐसी चीज़ है, काफ़ी बड़ी चीज़ है, मतलब वो होता है ना कि चेंज आते आते बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए ये सोशल मूवमेंट्स भी क्या है, एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में कोई ख़त्म नहीं हो जाती है, ओवर टाइम चलती हैं, सालों चलती हैं, फिर धीरे धीरे इनके रिजल्ट्स आते हैं। They display some degree of organization even if informal to coordinate activities and mobilize participant। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मतलब एक प्लान तरीके से एक ग्रुप के द्वारा किया हुआ काम होता है, ऐसे नहीं, क्योंकि देखिए इतने लंबे टाइम तक करना है काम, तो ऐसे नहीं कि अचानक से लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो इसमें एक तरह से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लगता है। ग्रुप लेवल पे भी हो सकता है, कोई पार्टीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, एनजीओज भी हो सकते हैं। A leadership structure and a guiding ideology or set of beliefs are typically present to give direction and coherence to the movement। ठीक है, तो एक तो लीडरशिप होनी चाहिए कि कौन लीडर्स हैं इसके, वरना भाई ओवर टाइम चल रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि स्पॉन्टेनियसली एक दिन हुआ और अगले दिन खत्म हो गया, सालों चल रहा है, तो फिर लीडर्स होंगे, वो को चलाएंगे। आइडियोलॉजी होगी कि भाई आपकी आइडियोलॉजी क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमने बात की थी कास्ट के अगेंस्ट, तो जैसे अंबेडकर साहब थे, तो ये एक तरह से इनके लीडर थे इन इन प्रोटेस्ट के, जो अगेंस्ट कास्ट सिस्टम हुआ था। या जैसे पेरियार थे साउथ में, शायद तमिलनाडु में, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, लीडर्स हो गए इनके। जैसे पहले थे राजा राम मोहन रॉय, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, तो ये सती प्रथा और इन सब के अगेंस्ट ये थे। तो लीडरशिप जरूरी होती है, क्योंकि सस्टेन मतलब काफ़ी टाइम तक चलेगा ना, तो उसमें फिर बिना लीडर के कैसे काम होगा। फिर एक आइडियोलॉजी चाहिए, आपकी विचारधारा क्या है, भाई सती प्रथा वगैरह था तो हमें भाई वही है कि और महिलाओं को भी बराबर का अधिकार देना है। कास्ट सिस्टम में आइडियोलॉजी ये है कि हमको सबको बराबर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है, सबको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोशल मूवमेंट्स यूजुअली फंक्शन आउटसाइड फॉर्मल पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, दो दे में इंटरेक्ट विद देम स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। तो पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से आउटसाइड मतलब कि उनका पॉलिटिक्स और बाकी किसी इंस्टीट्यूशन से, या जैसे कोई
रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई एजुकेशन, उनसे कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता। ये अलग ही बाहर से ही काम करते हैं, लेकिन कई बार कोई कुछ इंटरेक्शन हो सकता है, कोई लीडर उनका आ गया, लेकिन ज़्यादातर तो ये पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशनल से अलग ही रहते हैं। क्योंकि देखिए ना, पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस को कोई मतलब नहीं होता सामाजिक बदलाव से, उनको तो सिर्फ अपनी सीट या अपने वोट से मतलब होता है। तो पॉलिटिक्स और सोशल मूवमेंट्स ज़्यादातर अलग ही रहते हैं। तो की एग्जांपल्स ऑफ सोशल मूवमेंट: सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉट अगेंस्ट रेशियल सेग्रीगेशन एंड एम टू सिक्योर इक्वल राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, तो वहाँ पे जो रेसिज्म होता था यूएस में अगेंस्ट ब्लैक जो हैं अफ्रीकन अमेरिकन जो बोलते हैं, ब्लैक पीपल जो हैं, तो उसके अगेंस्ट एक तरह से सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी। तो उसके बाद 1960s में ये जिम क्रो लॉज जो हैं इनको ख़त्म भी किया गया था। फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट इमर्ज ग्लोबली टू चैलेंज जेंडर इनइक्वालिटी एंड एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट्स इन लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्पेयर्स। ठीक है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुई, तो इसमें ग्लोबली जेंडर इनइक्वालिटी को चैलेंज किया गया और सबको मतलब महिलाएं और पुरुष बराबर हैं। LGBTQ राइट मूवमेंट एडवोकेट्स फॉर लीगल एंड सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो अब ये जितने भी जैसे ये सिविल राइट मूवमेंट ले लीजिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये सब जो LGBTQ है, ये सब क्या है, कोई एक दिन में या एक महीने में हुआ प्रोटेस्ट नहीं है कि एक दिन हुआ और खत्म हो गया, उसने अपना काम कर दिया। ये क्या है ना, सस्टेन्ड ओवर टाइम, सालों चले ये प्रोटेस्ट, मतलब सालों चले ये सोशल मूवमेंट्स, तब जाके फिर ये चेंज लेके आए। तो इसलिए सोशल मूवमेंट्स का क्या है, ये इनको इनको टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होते हैं ये। चिपको मूवमेंट 1970s में हुआ था, एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट था। लोगों ने क्या किया, पेड़ों के साथ चिपक गए टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, तो ये भी काफ़ी सालों चला था। दलित मूवमेंट एम्ड एट इरेडिकेटिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये हमने देख ही लिया, ये भी काफ़ी सालों चला, जब जाके फिर पॉजिटिव बदलाव आए, जैसे रिजर्वेशंस आए और भी ये SC/ST एक्ट पास हुआ। ठीक है, एंटी करप्शन मूवमेंट लेड बाय अन्ना हजारे मोबाइल मिलियंस अक्रॉस इंडिया डिमांडिंग द लोकपाल बिल एंड क्लीन गवर्नेंस, ये भी काफ़ी सालों चला था, जब जाके फिर वो 2013 में शायद या 14 में ये बिल पास हुआ था लोकपाल का। ठीक है, कुछ थ्योरीज देख लेते हैं सोशल मूवमेंट्स की क्या क्या होती हैं। सबसे पहले सोशल अनरेस्ट थ्योरी, ये क्या कहती है? proposed by हर्बर्ट ब्लूमर, views social movements as collective attempts to change the existing social order। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करने के लिए लोग एक तरह से सोशल मूवमेंट्स करते हैं। थ्योरी ये कहती है, मतलब सोशल अनरेस्ट, लोग हैप्पी नहीं है, लोग खुश नहीं है अभी जो प्रेजेंट सोशल ऑर्डर है उससे। कोई भी चीज़ हो सकती है उसमें, या तो करप्शन बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बढ़ गई है, या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई भी सामाजिक मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से लोग परेशान हैं, तो इसलिए फिर ये सोशल मूवमेंट होती है। The theory emphasizes the emotional, spontaneous and often unstructured nature of collective behavior during periods of unrest। तो क्या होता है इसमें बताते हैं कि जब अनरेस्ट या इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं ये अचानक स्पॉन्टेनियस अचानक शुरू हो जाते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, कोई प्लानिंग वगैरह नहीं होती और इमोशन बेस्ड पे होते हैं। जैसे का बहुत बड़ा बढ़िया एग्जांपल है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कोई प्लानिंग वगैरह से नहीं हुआ था, वो अचानक से एक दिन लोगों को मतलब गुस्सा आया, मतलब गुस्सा कहते हैं ना, बिल्कुल नाक क्या बोलते हैं, नाक के ऊपर पानी आ जाता है जब, कि अब तो बस बहुत हो गया। क्योंकि उस टाइम क्या गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई थी फ्रांस में, खाने के लिए मतलब रोटी भी नहीं थी, वो लोग ब्रेड खाते हैं तो खाने के लिए ब्रेड भी नहीं थी। ठीक है, तो समाज में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सिस्टम जो है, सोशल ऑर्डर जो है, या उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि लोग उससे खुश नहीं हैं, तो फिर ये स्पॉन्टेनियस अचानक से फिर ये एकदम से वो कहते हैं ना, वो आग लग जाती है। A key limitation is its over emphasis on the irrationality of participants, overlooking the role of planning, leadership and ideology। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि ये कि लोग रैशनली मतलब बिहेव नहीं करते, वो ज़्यादातर इमोशनल होते हैं, और मतलब प्लानिंग और लीडरशिप और आइडियोलॉजी का कोई रोल नहीं होता सोशल मूवमेंट्स में, वो सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं और अचानक से हो जाती हैं। तो ये मतलब एक तरह से इसका क्रिटिसिज्म बोल दीजिए या लिमिटेशंस बोल दीजिए कि इन चीज़ों को ये इग्नोर कर देती है, ये वाली थ्योरी। फिर देखते हैं रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी, ये क्या कहती है? It was associated with Ted Gurr and James Davis explains social movements as arising from perceived gaps between expectations and actual conditions। मतलब आप जैसे आपकी कुछ एक तरह से एक्सपेक्टेशंस हैं ज़िंदगी के साथ कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल कंडीशंस में वो सब नहीं मिल रहा, तो फिर लोग क्या है, मतलब अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं और फिर वो सोशल मूवमेंट शुरू करते हैं। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट एंड इनजस्टिस रेदर देन एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन कैन मोटिवेट पीपल टू मोबिलाइज फॉर चेंज। मतलब डिसकंटेंस और इनजस्टिस है तो फिर लोग, मतलब एक तरह से डिप्रिवेशन है, तो फिर लोग मोटिवेट हो जाते हैं एक तरह से ये सोशल मूवमेंट शुरू करने के लिए। जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा एग्जांपल है कास्ट सिस्टम। अब भाई लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको पूरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो उस चीज़ से वो
खुश नहीं है, तो फिर वो अपना मतलब एक तरह से रिलेटिव डिप्रेशन थ्योरी से वो कर सकते हैं कि यार अपर कास्ट को तो ये मिल रहा है, मतलब रिलेटिव डिप्रेशन में आप कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ, भाई अपर कास्ट तो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं, हमको हमारे साथ वो सब नहीं हो रहा है। या जैसे कोई मान लीजिए मिडिल क्लास का आदमी है, ठीक है, अब उसको इतना इतना मतलब उसको लगता है कि यार मेरे पास भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा ठीक ठाक होना चाहिए, लेकिन वो सब उसको नहीं मिल पा रहा है, बाकी लोगों को जैसे अपर क्लास को मिल रहा है, तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, मिडिल क्लास वाले सोशल मूवमेंट करेंगे। A key limitation is that not everyone who experience a relative depression chooses to participate in social movement। तो इसका एक लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जो भी है कि जो रिलेटिव डेप्रिवेशन फेस कर रहा है, जिसको लग रहा है कि यार मेरी जो एक्चुअल कंडीशन है और जो होनी चाहिए उसमें काफ़ी दिन रात का फ़र्क है, तो ऐसा हर आदमी सोशल मूवमेंट या इसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, सब नहीं लेते। कुछ लोग सेटिस्फाइड, मतलब कुछ लोग हो जाते हैं, ठीक है यार जैसा है चलने दो, क्या दिक्कत है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी। क्या कहती है, डेवलप्ड बाय नील स्मेल्सर, एक्सप्लेन सोशल मूवमेंट्स एज रिस्पॉन्सेज टू टेंशन कॉज्ड बाय वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, सोशल स्ट्रेन एंड रैपिड सोसाइटल चेंजेस। मतलब अचानक से सोसाइटी में कोई चेंजेस आ गए, कुछ कोई सरकार ने नया रूल पास कर दिया है, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो गई, तो उसकी उसको उसको अपोज करने के लिए फिर सोशल मूवमेंट शुरू होती है। तो थ्योरी आर्ग्यूज व्हेन मल्टीपल स्ट्रेन सच एज इकोनॉमिक हार्डशिप और ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्म्स एक्यूमुलेट, दे क्रिएट अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर कलेक्टिव एक्शन। तो वही जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली बात है कि अचानक से कोई स्ट्रेन पड़ गया, स्ट्रेन मतलब होता है दबाव, या कोई मतलब नॉर्मल जिंदगी चल रही है उसमें ऐसी कोई चीज़ आ गई जिसने नॉर्मल लाइफ को रोक दिया, अब्रप्ट कर दिया। तो जैसे हो सकता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई, या और कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे नॉर्म्स उस तरह के समाज में उस तरह के सामाजिक बदलाव आ गए, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा आ गया और पुरानी वैल्यूज़ अब ख़त्म हो रही हैं, किसी भी तरह की चीज़ ऐसी हो सकती है, तो फिर यह सोशल मूवमेंट को जन्म देती है। A major limitation is that underestimate the role of radical decision making and strategic planning by movement participants। ठीक है, तो ये भी वही कह रहा है ना, अचानक से एकदम से कोई इस तरह के इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई या समाज में कुछ हो गया, तो उसके एज अ रेस्पॉन्स ये चीज़ होती है। लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं है, ज़्यादातर सोशल मूवमेंट्स तो क्या होती है, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के थ्रू होती हैं, ऐसी एब्रप्ट थोड़ी होती है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन या इसका क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं आप। उसके बाद है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। क्या कहती है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी एसोसिएटेड विद Charles Tilly, John McCarthy, and Mayer Zald views social movements as organized rational efforts that require effective use of resources। तो जैसे इसमें नाम से ही जाहिर है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी सोशल मूवमेंट्स होती है ना, ये रिसोर्सेज के थ्रू ही हो सकते हैं। वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, पैसा हो गया, लोग हो गए, मतलब रैलीज में लगने वाली गाड़ियाँ हो गई, जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं सोशल मूवमेंट के लिए, तो ये कहते हैं कि सारी मूवमेंट्स उनके बेसिस पे ही होती हैं। It requires organized rational efforts and effective use of resources। The theory emphasizes the importance of leadership, funding, media access and institutional support in sustaining and advancing social movements। तो देखिए ये सब रिसोर्सेज हैं, जैसे लीडरशिप हो गया, मीडिया हो गया, फंडिंग मतलब पैसा हो गया, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो गया कि आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपको लीगल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो ये सब क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गए। तो ये थ्योरी यही कहती है कि सोशल मूवमेंट्स को क्या चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जिससे कि वो हो सकें और सक्सेसफुल हो सकें। अ की लिमिटेशन इज दैट इट फेल्स टू एडिक्वेटली एक्सप्लेन हाउ मार्जिनलाइज्ड और रिसोर्स पुअर ग्रुप्स आर ऑफन एबल टू इनिशिएट एंड सस्टेन पावरफुल मूवमेंट्स। तो ठीक है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या है कि रिसोर्स होंगे तभी सोशल मूवमेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं कई बार हमने देखा है ना कि मार्जिनलाइज लोग जिनके पास पैसे नहीं होते या इतने वो पावरफुल भी नहीं होते, डोमिनेंट भी नहीं होते, फिर भी वो लोग अच्छी खासी सोशल मूवमेंट्स खड़ी कर लेते हैं और वो सक्सेस मतलब फिर दबाव भी बना पाते हैं, तो वो कैसे होती हैं फिर। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये थोड़ा इसका एक क्रिटिसिज्म टाइप देख सकते हैं। उसके बाद है रिवाइटलाइजेशन थ्योरी। ये क्या कहती है, प्रपोज्ड बाय एंथोनी वॉलेस, एक्सप्लेन सोशल मूवमेंट्स एज डेलिबरेट एफर्ट्स टू रिफॉर्म, रिन्यू और रिवाइटलाइज एग्जिस्टिंग कल्चरल और सोशल सिस्टम। रिवाइटलाइज मतलब एक तरह से दोबारा से जान फूंक देना, कोई चीज़ खत्म मतलब मर गई, डेड हो गई, उसको दोबारा से जिंदा कर देना, ये होता है रिवाइटलाइजेशन का मतलब। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, एफर्ट्स टू रिफॉर्म, रिन्यू और रिवाइटलाइज एग्जिस्टिंग कल्चरल सोशल सिस्टम्स। ठीक है, तो जैसे कई बार लोगों को लगता है समाज में ये चीज़ खत्म हो गई, जैसे मान लीजिए हिंदुत्व मूवमेंट है, ये क्या कहती है, समाज में मतलब जो हिंदू हैं उनके अंदर से हिंदुत्व या हिंदुइज्म या हिंदू आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है, तो हमें इसको दोबारा से बढ़ाना है, तो एक तरह से इसको बोल सकते हैं हम रिवाइटलाइजेशन थ्योरी। या जैसे मान लीजिए इंडिया में हम बोल रहे हैं कि यार हमारे हिंदू संस्कार या हमारे जो भारतीय संस्कार हैं वो खत्म हो रहे हैं, उनको हमको दोबारा से लाना है, तो फिर वो क्या हुई, रिवाइटलाइजेशन थ्योरी। द थ्योरी हाईलाइट्स हाउ मूवमेंट्स ऑफन emerge in response to perceived cultural decline, crisis और disintegration aiming to restore societal balance। ठीक है, तो वही कल्चरल डिक्लाइन, भाई जो हमारा कल्चर पहले हुआ करता था इतना बढ़िया था, वो उतना रहा नहीं, तो उसको दोबारा से वहाँ पे लाने के लिए
वैसा पुराने जैसा बनाने के लिए हम क्या, जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं उनको बोलते हैं रिवाइटलाइजेशन थ्योरी। A key limitation is that it struggles to account for violent, radical or revolutionary movements that seek to overthrow rather than reform the existing system। तो इसमें वही है कि इसमें मतलब इतनी नॉर्मल वो नहीं होती कि यार बहुत ही प्यार से काम हो गया। इसमें फिर क्या है ना, वायलेंस भी आ जाती है, रेडिकल और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी आ जाती है, जैसे हिंदुत्व वगैरह, इस तरह की जो आइडियोलॉजी इसमें काफ़ी वायलेंस वगैरह भी होती है। तो उनको फिर ये जो थ्योरी है वो उनको अकाउंट में नहीं लेती है, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती फिर ये ऐसा क्यों हो जाता है। उसके बाद आता है स्टेटस इनकंसिस्टेंसी थ्योरी, डेवलप्ड बाय लियोनार्ड ब्रूम एंड गेरहार्ड लेंस्की, posits that mismatch between an individual's social status and their expectations can create frustration. This frustration may lead to social activism or participation in movement individuals seek to resolve the inconsistency। मतलब आपका जो स्टेटस है और आपकी जो एक्चुअल मतलब ज़िंदगी है उसमें दिन रात का फ़र्क। मान लीजिए आप ग्रेजुएट हो गए, बीटेक कर लिया आपने बहुत अच्छा, उसके बाद आपको सिर्फ 10,000 की नौकरी मिली, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा, मैंने बीटेक किया और मुझे सिर्फ 10,000 की नौकरी मिल रही है, इतना तो कोई मजदूरी करके कमा लेता है। तो आपका जो स्टेटस आप अपना मानते हैं सोशल स्टेटस और जो आपकी रियलिटी है उसमें फ़र्क आ जाता है। तो इसे बोलते हैं हम स्टेटस इनकंसिस्टेंसी थ्योरी, और इसकी वजह से क्या आता है आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन, और फिर उससे क्या होता है एक सोशल मूवमेंट खड़ी हो जाती है। तो जैसे लोग मतलब ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं तो वो ग्रेजुएट्स क्या करेंगे, फिर वो एक तरह से सोशल मूवमेंट क्रिएट करेंगे कि भाई सरकार को और नौकरी प्रोवाइड करनी चाहिए। दिस फ्रस्ट्रेशन में लीड टू सोशल एक्टिविज्म और पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट्स एज इंडिविजुअल सीक टू रिजॉल्व द इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इससे क्या होता है जिससे क्या हो जाता है सोशल एक्टिविज्म शुरू हो जाता है। A limitation of the theory, it focuses more on psychological factors than on broader social और structural causes of collective action। ठीक है, तो इसमें क्या है साइकोलॉजिकल मतलब होता है इंडिविजुअल की बात हो रही है कि यहाँ पे कि यार इंडिविजुअल को लगा कि यार मेरा स्टेटस ये होना चाहिए था और नहीं है, मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल रही, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो होती हैं, उनकी वजह से कलेक्टिव एक्शन होता है। समाज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को आइडियोलॉजी की बात है या और भी कोई बातें होती हैं, ये थोड़ी कि सिर्फ अपने इंडिविजुअल उसको देख के ही सोशल मूवमेंट्स होती हैं। भाई इनके हिसाब से तो बस आपका जो स्टेटस है और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उनमें फ़र्क है, तो आप सोशल मूवमेंट्स इसका रीज़न है, मतलब इसकी वजह से सोशल मूवमेंट्स होती हैं। लेकिन सोशल में बहुत तरीके से भी हो सकती है। मान लीजिए समाज में कोई बदलाव लाना है, उसके लिए हो सकती हैं। समाज में कोई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है या कास्ट बेस्ड ग्रुप है, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं तो उसकी वजह से उसके लिए भी हो सकती है। तो बहुत अलग-अलग तरीके हो सकती हैं, तो उस पे सारी सोशल मूवमेंट्स को एक तरह से डिफाइन करना सही नहीं है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एबरलीज क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से ये फिगर बना के 4 तरह की एक तरह से सोशल मूवमेंट्स हमें बताई हैं। अल्टरनेट सोशल मूवमेंट, रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट, रिफॉर्मेटिव एंड रेवोल्यूशनरी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जैसे ये बनाया कि लिमिटेड और रेडिकल, मतलब कि चेंज कितना है उस रेवोल्यूशन की वजह से, बहुत ही थोड़ा सा चेंज हो रहा है या बिल्कुल ही उसने मतलब पूरा सिस्टम ही बदल के रख दिया। फिर कौन अफेक्ट हुआ, पूरा समाज, हर एवरीवन, या फिर किसी इंडिविजुअल को ही अफेक्ट किया, तो उस तरह से फिर ये होता है। तो इनको क्या करके देख लेते हैं। सबसे पहले अल्टरनेटिव सोशल मैनेजमेंट मूवमेंट, इट सीक्स लिमिटेड चेंज इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हमने देखा ना इसमें क्या होगा, अल्टरनेट सोशल मूवमेंट में चेंज तो क्या है, लिमिटेड है, और किसके लिए होगा, इंडिविजुअल के लिए होगा। तो लिमिटेड एंड इंडिविजुअल कैसे की, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कैंपेन टू यूज इको फ्रेंडली क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। अब भाई किसी एक पर्टिकुलर उसको ये टारगेट करती है अल्टरनेट सोशल मूवमेंट जो होती है। जैसे मान लीजिए हमने एनवायरनमेंट की बात कर ली कि भाई ये कपड़ों का थैला जो है यूज़ करिए, ना कि प्लास्टिक, जिससे कि एनवायरनमेंट सही रहे। तो अब ये इंडिविजुअल पे किया ना भाई, आप इंडिविजुअल बिहेवियर ही तो चेंज हो रहा है भाई, हर आदमी अपना कपड़े का प्लास्टिक का थैला हटा के कपड़े का थैला यूज़ करने लग जाएगा। अब इससे चेंज कितना आया, एकदम से इससे थोड़ी कि इस पर्टिकुलर उससे पूरे एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ जाएगा और पूरी ग्लोबल वार्मिंग जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएंगी, नहीं। लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इसलिए चेंज इसमें कैसा है, लिमिटेड है और इंडिविजुअल लेवल पे ये हो रहा है काम, मतलब हर आदमी की इंडिविजुअल हैबिट चेंज की जा रही है। उसके बाद है रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट, इट एम्स फॉर कंप्लीट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए चेंज कैसा है, रेडिकल है। रेडिकल चेंज कैसा होता है, कंप्लीट चेंज हो जाता है, मतलब टोटली ही, मतलब एक तरह से सिस्टम बदल जाता है पूरा। और किसके ऊपर होगा, ये इंडिविजुअल के ऊपर होगा, पूरे समाज के ऊपर नहीं होगा। जैसे कि एल्कोहलिक्स अनोनिमस हेल्पिंग पीपल क्विट एडुकेशन,
तो मतलब जैसे कोई शराबी है, तो ये अमेरिका में चलता है, अल्कोहलिक एनोनिमस एक ग्रुप होता है जिसमें शराबी जो होते हैं वो जाते हैं, फिर उनकी शराब छूट जाती है। तो अब ये इंडिविजुअल लेवल पे हुआ ना, भाई भाई शराब तो किसी एक आदमी की छूटेगी ना, पूरे समाज की थोड़ी छूटेगी। और चेंज कैसा हुआ, रेडिकल हुआ, जो एकदम से दिन रात शराब पीता था वो उसने शराब पीनी बंद कर दी। ठीक है, तो रेडिकल चेंज एट इंडिविजुअल लेवल, तो ये क्या हो गया, रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट। इसके बाद है रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट, इट सीक्स लिमिटेड बट वाइड स्प्रेड चेंज इन सोसाइटी। ठीक है, तो अब रिफॉर्मेटिव में क्या हो गया, चेंज कैसा लिमिटेड है, तो मतलब छोटा सा चेंज आएगा लेकिन पूरे समाज के लिए आएगा। अभी तक ऊपर वाले क्या थे दोनों, ये इंडिविजुअल लेवल पे थे, ये क्या है, ये सामाजिक लेवल पे एवरीवन। तो इसमें जैसे एग्जांपल दे सकते हैं आरटीआई मूवमेंट। अब भाई आरटीआई मूवमेंट से क्या होगा कि आपको सही सरकारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, लेकिन क्या इससे समाज की ये सरकार की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, करप्शन बंद हो जाएगा, ये सब ऐसे थोड़ी एकदम से इस आरटीआई एक्ट की वजह से। और हुआ भी नहीं, 2005 में आया था, आज 25 चल रहा है, 20 साल में कैसा क्या बदल गया। लेकिन थोड़ा सा चेंज आया, मतलब चेंज हाँ कुछ तो हुआ ना भाई, सरकार की बातें पता पड़ने लगी। लेकिन इफेक्ट सब पे हुआ, कोई भी आरटीआई डाल सकता है, पूरी तरह से समाज पे इफेक्ट हुआ। सेम विद चिपको मूवमेंट, कि भाई इससे चिपको मूवमेंट से कोई थोड़ी कि सारी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। बहुत ही लिमिटेड चेंज होगा लेकिन एवरीवन, मतलब हर आदमी के लिए इफेक्टिव होगा वो। उसके बाद है रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट। अब ये रेवोल्यूशनरी में क्या होता है, दोनों चीज़ें आती हैं, तो रेडिकल भी है, मतलब कंप्लीट चेंज, और सबके इफेक्ट करेगी एवरीवन। इट एम्स फॉर रेडिकल एंड टोटल चेंज ऑफ द एंटायर सिस्टम, जैसे रशियन रेवोल्यूशन। अब रशियन रेवोल्यूशन ने क्या किया, पहले जार वाला सिस्टम था, जार्स होते थे रूलर्स ऑफ रशिया, एकदम से उनको हटा के कम्युनिज्म लिया है वहाँ पे, पोलितपूरी और लेनिन के राज चलने लग गया। तो एक तरह से पूरा रेडिकल बदलाव हो गया, पूरा समा मतलब सिस्टम ही बदल गया। और सब पे इफेक्ट हुआ ना उसका, भाई जो भी रशिया में रहते थे सब पे इफेक्ट होगा, किसी एक इंडिविजुअल पे थोड़ी होगा। तो ये क्या हो जाएगी, रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट। इसी तरह नक्सलाई मूवमेंट है, तो वो भी किस में आएगी, रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट में। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप और इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। हॉर्टन एंड हंट्स टाइपोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, अलग अलग तरह की क्या मूवमेंट्स होती हैं। Migratory movements involve groups of people relocating from one region to another, often in search of better living conditions. Example, migration of Syrian refugees to Europe for safety. ठीक है, तो नाम से ही जाहिर है माइग्रेटरी मूवमेंट, आप माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, किस लिए, बेटर लिविंग कंडीशन मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए। जैसे सीरियन रिफ्यूजी यूरोप जा रहे हैं, या जैसे अफगानिस्तान में तालिबान से बच के लोग कहीं और किसी देश में जा रहे हैं, या फिर इंडिया से लोग यूएस जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लिविंग कंडीशन और पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई, माइग्रेटरी मूवमेंट्स। उसके बाद एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स फोकस ऑन चेंजिंग इंडिविजुअल बिहेवियर ऑन और इनर स्पिरिचुअल लाइफ रेदर देन अल्टरनिंग एक्सटर्नल सोशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये कोई सामाजिक बदलाव नहीं चाहता कि भाई कोई समाज में ये बदलाव आए, ये हो। इंडिविजुअल की बात कर रहा है कि जैसे कोई इंडिविजुअल आपके अंदर कोई मतलब स्पिरिचुअल बदलाव आ जाए, या आप अपने बिहेवियर चेंज कर लें, तो ये हो गया एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स। इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करने की बात हो रही है। एग्जाम्पल, इस्कॉन एनकरेजिंग पीपल टू चैंट एंड लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, तो इस्कॉन वाले जैसे आपको कहें कि भाई आप ये मतलब भजन करिए और ये सब करिए और अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ जिए, तो आप इंडिविजुअल लेवल पे उसको करेंगे ना, समाज में थोड़ी से कोई बदलाव आएगा, आपके इंडिविजुअल उस पर आएगा। उसके बाद है रिफॉर्म मूवमेंट्स सीक टू ब्रिंग अबाउट ग्रेजुअल और पार्शियल चेंजेस विद इन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम विदाउट ओवरथ्रोइंग। ठीक है, तो अब जैसे हमने इससे पहले रेवोल्यूशन देखी थी, उसमें क्या होगा, पूरा सिस्टम चेंज हो गया था। जैसे रशियन रेवोल्यूशन थी, जार्स हटा दिए गए थे और नया सिस्टम कम्युनिज्म आ गया। रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा चेंज लाती हैं, ब्रिंग अबाउट ग्रेजुअल और पार्शियल चेंजेस विद मतलब एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम तो ये रहता है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव कर दिया। एग्जाम्पल अपना जैसे आरटीआई मूवमेंट, तो पहले सरकार के पास अपने पास ये आरटीआई का अधिकार नहीं था, सरकार से हम पूछ नहीं पा सकते थे कि भाई आप बताइए, लेकिन अब आरटीआई का अधिकार आ गया। तो पॉलिटिकल सिस्टम तो अपना वही है, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, तो क्या होगा, रिफॉर्म मूवमेंट। फिर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कंप्लीट चेंज ले आते हैं, पूरा सिस्टम ही बदल देते हैं। एम्स टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म और थ्रो द एग्जिस्टिंग सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम। तो जैसे रशियन रेवोल्यूशन पूरा एक तरह से बदल के रख दिया। फिर हैं रिएक्शनरी मूवमेंट्स सच एज आरएसएस लेड राम राज्य कैंपेन और तालिबान सीक टू रिस्टोर ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड पास सोशल ऑर्डर्स। ठीक है, तो जो पुरानी कल्चरल चीज़ों को वापस लाना चाहते हैं, जैसे आरएसएस का हो गया भाई हिंदुत्व तो पहले होता था, अब हिंदुत्व वापस लाइए। या तालिबान का जैसे हो गया कि भाई जैसे इस्लाम जब बना था 7th या 6th सेंचुरी में, तो उसी तरह का बिल्कुल कट्टर इस्लाम होना चाहिए, तो वो तालिबान का एक तरह से उनकी आइडियोलॉजी है। तो ये सब क्या है, रिएक्शनरी मूवमेंट्स हैं।
मतलब नाम से ही जाहिर है ना, रिएक्शन, रिएक्शन टू व्हाट, कि जो हमारा पहले कल्चर था या जो हमारा रिलीजियस कल्चर था या जो भी चीज़ थी वो ख़त्म हो गई है, उसको हमको दोबारा से रिस्टोर करना है। उसके बाद यूटोपियन मूवमेंट्स, ठीक है, लाइक हरे कृष्णा मूवमेंट और द कम्युनिस्ट आइडियल ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया शब्द का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया या ऐसा वहाँ पे जहाँ पे कोई भी समस्या ना हो, सब बहुत बढ़िया हो, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, सब हर चीज़ मतलब एक होता है ना, बढ़िया चल रही है, तो उसको यूटोपिया बोलते हैं। तो इसमें जैसे हरे कृष्णा मूवमेंट हो गया या कम्युनिज्म हो गया, जैसे भाई कम्युनिस्ट जो जितने भी वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो यही तो चाहते हैं कि उनके हिसाब से जब कम्युनिज्म आएगा तो यूटोपिया आ जाएगा, मतलब बेस्ट तरह से दुनिया बन जाएगी, कोई सब बराबर होंगे, सबको बराबर का मिलेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा? यूटोपियन मूवमेंट्स। अब देखते हैं आइडियोलॉजी इन सोशल मूवमेंट्स। आइडियोलॉजी मीन्स द मेन आइडियाज, बिलीव्स एंड गोल्स दैट अ मूवमेंट फॉलोज, ठीक है। तो मतलब तो आइडियोलॉजी का क्या होता है हिंदी में? विचारधारा। मतलब आपकी क्या विचारधारा है, आप किस विचार को फॉलो करते हैं, आपके मेन आइडियाज़ क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदुत्व की मूवमेंट है, तो उसमें क्या हो गए मेन आइडियाज़ कि भाई जैसे हमारा हर चीज़ हिंदुत्ववादी बनानी है, बिलीव्स हमारे पूरा हिंदुज़म में बिलीव है, गोल्स क्या है, हमें भारत को एक हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हो गई, ठीक है। तो इसी तरह कम्युनिज्म, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी क्या हो गई कि भाई मार्क्सवाद लाना है, हमें सबको बराबर रखना चाहिए, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स। गोल्स हमारे क्या हैं? क्लासलेस सोसाइटी, जहाँ पे स्टेट ही सब कुछ करेगा। तो ये सब क्या हो गए? आइडियोलॉजीज, आपकी विचारधारा। आइडियोलॉजी प्रोवाइड्स अ क्लियर सेट ऑफ गोल्स, मॉरल जस्टिफिकेशन एंड ग्रुप आइडेंटिटी, ठीक है। तो एक तो आपको गोल बता देते हैं, भाई हमारा ये गोल है, हमें ये अचीव करना है। जैसे हिंदू तो आइडियोलॉजी में हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में हमें कम्युनिज्म लेके आना है। मॉरल जस्टिफिकेशन, तो उसमें आप जो भी करते हैं वो हर चीज़ जस्टिफाइड हो जाती है, भाई कोई गलत काम भी कर रहे हैं तो हमारा भाई गोल है, गोल तो हमें एटलीस्ट अचीव करना ही है ना भाई। जैसे हिंदुत्व में आपको कभी वायलेंस करनी पड़ती है तो भाई लोग यही कहेंगे भाई तो क्या हो गया, भाई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा ही। कम्युनिज्म लाने के लिए कितनी वायलेंस हुई है, कितनी हिंसा हुई है, ठीक है, लेकिन वो कर रहे हैं तो भाई कर ही रहे हैं, क्या कर सकते हैं। इट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क थ्रू विच पार्टिसिपेंट्स इंटरप्रेट सोशल रियलिटी एंड अंडरस्टैंड द नीड फॉर चेंज, ठीक है। तो फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क मतलब जिसके एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक ढांचा हो गया या एक स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ मतलब थॉट्स, जिसकी वजह से आप अपनी सोशल रियलिटी, मतलब आपका जो समाज है उसको समझते हैं कि भाई ये ऐसा है और हमें क्या उसमें बदलाव लाने हैं और हमारा गोल क्या है। तो वो सब किससे होता है? आइडियोलॉजी की वजह से। आइडियली ऑफर्स अ यूनिफाइंग नैरेटिव, मतलब सबको एक साथ ले आती है, भाई जो भी हिंदुत्व में मानने वाले सब एक साथ आ गए, जो भी कम्युनिज्म में मानने वाले सब एक साथ आ गए, तो क्या करती है? यूनिफाई करती है लोगों को। भाई अलग अलग भी करती है, भाई जैसे भारत में सब एक हैं, लेकिन जो हिंदुत्ववादी हैं वो अलग हो जाएंगे और जो सेक्युलर्स हैं वो फिर अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन हिंदुत्ववादियों मतलब जो सेम मानने वाले उनको तो एक साथ ले ही आती है। हेल्पिंग पार्टिसिपेंट सी देमसेल्व एज अ पार्ट ऑफ लार्जर कॉज ऑफ स्ट्रगल। It enables mobilization across diverse sections of society by appealing to shared values और collective grievances, ठीक है। तो मोबिलाइज करती है, मोबिलाइज मतलब लोगों को इकट्ठा करना, सड़कों पे उतारना। डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब लोग अलग अलग, जैसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बात आप लीजिए, ऐसा हो सकता है कि कोई पैसे वाला बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो भी इसमें मानता है और एक सिंपल सी 10,000 की नौकरी करने वाला भी इसमें मानता है। तो दोनों क्या है? दोनों उसमें आ गए एक तरह से मोबिलाइजेशन में, मास कोई कोई सोशल मूवमेंट हो रही है हिंदुत्व के लिए, तो दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटियों को भी आइडियोलॉजी क्या है? एक साथ ले आती है, क्योंकि शेयर्ड वैल्यूज हो जाती हैं भाई। इन दोनों में क्या हुआ? हिंदुत्व शेयर्ड वैल्यूज हो गई। डिफरेंट आइडियोलॉजीज कैन परस्यू द सेम ऑब्जेक्टिव यूजिंग वेरिड स्ट्रेटजीज, एग्जाम्पल गांधी एंड भगत सिंह, ठीक है। तो आइडियोलॉजी आपकी अलग अलग हो सकती हैं, जैसे गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी? अहिंसा। और भगत सिंह का क्या था? थोड़ा उनका जैसे होता ना कि भाई जो भी करना पड़े वो करें। हालांकि भगत सिंह भी बाद में ऐसे हिंसा के वो नहीं थे, लेकिन उनका थोड़ा एक तरीका अलग था, वायलेंट था, उन्होंने बम बम भी फेंका था उसमें कोर्ट में, ठीक है। तो उनका दोनों गांधी जी का और भगत सिंह का गोल क्या था? भारत की आज़ादी, लेकिन आइडियोलॉजी अलग अलग थी। ऐसे ही वो कांग्रेस में दो ग्रुप बने थे ना, मॉडरेट्स, क्या बोलते थे उनको? मॉडरेट्स वर्सेस कुछ दूसरा नाम था उनका, वो मतलब क्रांतिकारी हो गए थे नए लोग जो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम एस ए राव एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, अब तो इनकी डेथ हो गई है, काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, तो इनका नाम लिख सकते हैं नंबर अच्छे लेने के लिए। द थ्री फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ एनी सोशल मूवमेंट्स आर आइडियोलॉजी, मोबिलाइजेशन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। तो सब कोई भी मतलब सोशल मूवमेंट आपको करनी है तो उसके लिए तीन बहुत अहम चीज़ें क्या है? एक तो आपके पास एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि आपकी विचारधारा क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं,
क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। मोबिलाइजेशन मतलब ऐसा नहीं घर, मतलब वो कहते हैं ना क्रांति घर बैठे नहीं आती, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रोटेस्ट कर जो भी करना है वो मोबिलाइज होना पड़ेगा। मोबिलाइज का मतलब कुछ करना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एंड ओरिएंटेशन, डायरेक्शन और प्लान ऑफ एक्शन, एक आपके पास प्लान होना चाहिए। ऐसे थोड़ी सड़क पे उतर के आप करें क्या, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से फिर आप मूवमेंट, सोशल मूवमेंट करें तो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी वो। ठीक है, अब लीडरशिप इन सोशल मूवमेंट, तो लीडर्स भी बहुत जरूरी है सोशल मूवमेंट, बिना लीडर के कैसे कोई मूवमेंट चलेगी। लीडरशिप हेल्प्स क्लैरिफाई इश्यूज एंड मेंटेन फोकस, प्रिवेंटिंग केओस एंड डिसऑर्गेनाइजेशन विद इन अ मूवमेंट। ठीक है, तो क्लैरिफाई इश्यूज, भाई कोई भी विवाद आ गया किसी बात पे, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो फिर होता ना भाई लीडर के पास चलो। जैसे पहले इसमें भी होता था, जैसे ये जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो कोई भी बात हो जाती थी, फिर लोग गांधी जी के पास आ जाते थे, भाई गांधी जी बताएंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए। ठीक है, मेंटेन फोकस, प्रिवेंटिंग केओस, भाई लीडर हमेशा बोलता है भाई जो हमारा गोल है हमें उस पर फोकस बनाए रखना चाहिए, और फालतू में आपस में लड़ाई झगड़े मत करो, और गोल पे फोकस रखो। लीडर ऑफन सर्व एज स्पोक्स पर्सन एंड मेडिएटर्स। ठीक है, तो स्पोक्स पर्सन जो एक तरह से भाषण देते हैं या मीडिया में बाइट देते हैं, मीडिया में इंटरव्यूज देते हैं, ये सब लीडर के ही काम होते हैं, क्योंकि काफ़ी स्किल्ड होते हैं लीडर्स बोलने में और इस सब कामों में। जैसे वो गांधी जी थे तो वही जाके एक तरह से वो ब्रिटिशर्स से भी बात करते थे, अखबारों में भी उनके इंटरव्यू छपते थे। मेडिएटर्स कम्युनिकेटिंग द मूवमेंट्स डिमांड्स टू पब्लिक, मीडिया एंड अथॉरिटीज़। ठीक है, तो मतलब भाई लीडर्स में क्या होना है, ओरिटरी स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी तो वो एक तरह से उनके जो फॉलोवर्स हैं जो सोशल मूवमेंट में उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो बाकी मीडिया और अदर ग्रुप्स हैं उन तक वो अपनी बात क्लियरली पहुंचा सके। इफेक्टिव लीडरशिप मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन गाइडिंग द मूवमेंट एंड जेन्युइनली रिप्रेजेंटिंग द एस्पिरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो एक बैलेंस होना चाहिए कि भाई मूवमेंट को अच्छी तरह सही डायरेक्शन दी जाए, और लोग क्या चाहते हैं उसको मैनेज किया जाए, उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। ओवर पर्सनलाइज्ड और ओवरली सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप कैन डिरेल मूवमेंट्स, स्पेशली इफ इट सप्रेसेस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और इनवाइट्स अथॉरिटेरिज्म। तो क्या होता है, कई बार लीडर्स क्या होते हैं, लार्जर देन लाइफ बन जाते हैं, तो फिर सिर्फ उन्हीं की चलती है, बाकी लोग तो बैठे रहते हैं। तो जैसे गांधी जी भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई जो भी मतलब उन्होंने, जैसे ये अच्छा खासा चल रहा था मूवमेंट, वो कौन सा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जब वो चौरी चौरा वायलेंस हो गई थी, तो सब कह रहे थे भाई इतना बढ़िया अब चल रहा है क्यों इसको हटा रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो वायलेंस के खिलाफ हूँ, तो अब इसको बंद करना पड़ेगा। तो उन्हीं की चलती थी एक तरह से। तो क्या हो जाता था, अथॉरिटेरिज्म आ जाता था, मतलब एक ही आदमी सारे फैसले ले रहा है, डिसीजन मेकिंग में लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये भी, इससे बचना चाहिए, ओवर सेंट्रलाइजेशन से लोगों को ज़रूरी है, मतलब लीडरशिप है लेकिन ऐसा नहीं कि सारे फैसले आप ही लें, उससे फिर क्या है, लोग इल्यूजन हो जाते हैं कि भाई कोई मतलब नहीं है तो अपनी चला रहा है बस। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्टफुल मूवमेंट लीडर्स इंक्लूड महात्मा गांधी की हमने बात करी ली है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने काफ़ी ये जो वही रेशियल सेग्रीगेशन वगैरह, मतलब रेसिज्म के अगेंस्ट काम किया था यूएस में, यूएस सिविल राइट्स मूवमेंट थी ना जो ये। उसके बाद इंडिया का एग्जांपल जैसे काशीराम, इन्होंने दलित एम्पावरमेंट मूवमेंट के लिए काफ़ी काम किया था, इनकी फिर पार्टी भी बनी थी शायद, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्रांति, एकदम से पूरा बदलाव, रेडिकल चेंज, पूरा मतलब सिस्टम ही बदल के रख दिया। वो था ना, वो कौन सा मीम था, वो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मतलब जो सिस्टम पहले था, सिस्टम ए था, अब रेवोल्यूशन आने के बाद वो सिस्टम बी हो गया, पुराना सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया, अब नया सिस्टम आ गया। ए रेवोल्यूशन इज अ रेडिकल social movement that aims to overthrow existing power structure typically involving mass participation and many case violence। ठीक है, तो existing जो है पावर स्ट्रक्चर, उसको ओवरथ्रो मतलब उसको हटा के उठा के फेंक देना और एक नया लेके आना, ये रेवोल्यूशन का काम होता है। मतलब किससे होता है, मास पार्टिसिपेशन, और ज़्यादातर वायलेंस होती है इसमें। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर रशियन रेवोल्यूशन। दोनों में ही पुराना जो सिस्टम था उसको बंद करके बदल के ओवरथ्रो करके फेंक के एक नया सिस्टम बना दिया गया। इट इज़ ड्रिवन बाय वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन विद द एग्जिस्टिंग सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर एंड सीक्स टू रिप्लेस इट विद द फंडामेंटली न्यू सिस्टम। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं आता कि यार लोग आराम से, सब दुनिया बढ़िया चल रही है, अचानक से लोगों को लगा यार ये तो बहुत दिन हो गए, हटाओ इसको सिस्टम को और नया ले आओ, ऐसे थोड़ी होता है। डिससेटिस्फैक्शन होना चाहिए, लोग परेशान होने चाहिए उस सिस्टम से कि यार ये क्या है, खाने को मतलब खाना भी नहीं मिल रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर मतलब कुछ ना कुछ, इकोनॉमिक हालत खराब, कुछ ना कुछ उनको डिससेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तभी तो वो बदलाव के चाहेंगे। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन होता है
एग्जिस्टिंग या तो सोशल या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक ऑर्डर से, तो फिर उसको हटाने की बात लोग सोचते हैं और एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं, पूरी तरह से नया सिस्टम। तो की फीचर्स क्या हैं? रिवोल्यूशंस आर इररिवोकेबल, मतलब एक बार जो बदलाव आ गया फिर वो दोबारा से मतलब दोबारा से वापस नहीं जा सकते। भाई जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने तो राजा रानी को मार ही दिया, वापस थोड़ी जा सकते हो। तो अब तो जो हो गया वो हो गया। रशियन रेवोल्यूशन में भी जैसे भाई कम्युनिज्म आ गया तो वो आ ही गया। अब हालांकि वो बात अलग है, 91 में ख़त्म हो गया यूएसएसआर, लेकिन वो जार वाला सिस्टम तो चला ही गया ना, वो तो वापस नहीं आ सकता ना। तो रेवोकेबल का मतलब ये कि जो पहले जो सिस्टम था, मतलब ए सिस्टम था, रेवोल्यूशन के बाद हम बी सिस्टम लिया है, तो ए सिस्टम वापस नहीं आ सकता, वो तो चला गया। अब तो बी के बाद कोई नया सिस्टम सी आ सकता है, वो तो खत्म हो गई पुरानी चीज़। एंड रेडिकल इम्पैक्ट, रेडिकल मतलब वही कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह से पूर्ण बदलाव। मीनिंग दे ब्रिंग अबाउट डीप लास्टिंग चेंजेस दैट कैन नॉट इजीली बी अनडन। तो ऐसे चेंजेस ले आते हैं जो डीप होते हैं और दोबारा उनको बदला नहीं जा सकता दोबारा, मतलब बदला के मतलब वापस नहीं जाया जा सकता प्रीवियस स्टेट पे। Revolutions are often political in nature, involving changes in governance or state authority, but they are not always violent. Some may occur through non-violent mass mobilizations. ठीक है, तो ज़्यादा तो क्या पॉलिटिकल इन नेचर होती है, राजनीतिक बदलाव के लिए ही रेवोल्यूशंस होती हैं। ठीक है, सत्ता में, सरकार में या अथॉरिटी में, या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा है आपका, डेमोक्रेसी है या क्या है, कोई डिक्टेटरशिप है, उसको बदलने के लिए ज़्यादातर रेवोल्यूशंस होती हैं। ज़्यादातर तो ये वायलेंट होती हैं, लेकिन कई बार नॉन वायलेंट भी होती है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे गांधी जी की मूवमेंट जो थी, उनकी पूरी नॉन वायलेंट मूवमेंट थी ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए। ठीक है, रेवोल्यूशंस एम एट सिस्टमिक चेंज सीकिंग टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी रेदर देन मेयरली रिफॉर्मिंग एस्पेक्ट्स विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो पूरा जो सिस्टम है ना, उसको बदलने की बात होती है रेवोल्यूशन में। ऐसा नहीं कि सिस्टम में कोई छोटी सी बदलाव ला दो और सिस्टम दोबारा चलता है, उसका भाई कम, मतलब जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे आपकी कोई गाड़ी है, गाड़ी में आपने कहा यार इसका ये कुछ ख़राब हो गया, और मतलब ये ना कि यार इसका खिड़की भी ख़राब है, स्टीयरिंग व्हील भी ख़राब है, तो आप मैकेनिक के लिए पास गए, उसने कहा भाई ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसमें। तो आपने कहा यार ये सब क्या मतलब, ऐसे तो आप इस क्या पूरी गाड़ी हटाओ, एक नई गाड़ी खरीद लाते हैं शोरूम से। ये होती है रेवोल्यूशन। आपने उस गाड़ी को बेच दिया, अब वो गाड़ी दोबारा आपकी नहीं हो सकती, अब आप एक नई गाड़ी ले आए। तो मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई चेंज नहीं करना, नया बनाना, नया नया चाहिए। कंडीशंस फॉर रेवोल्यूशन गिवन बाय जैक गोल्डस्टोन। तो इन्होंने जैक गोल्डस्टोन ने क्या क्या कंडीशंस दी थी कि रेवोल्यूशन हो, जिससे सबसे पहले तो मास डिसकंटेंट, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि घर में सब आराम से बैठे, सब देश में बढ़िया चल रहा है, अचानक से लोगों को लगे यार थोड़े रेवोल्यूशन हो जाए तो क्या बुराई है। ऐसा थोड़ी होता है, कोई ना कोई डिसकंटेंट होना चाहिए ना किसी चीज़ से। आप लोग परेशान होने चाहिए, तभी तो रेवोल्यूशन की बात करेंगे। अगर सब बढ़िया चल रहा है तो फिर रेवोल्यूशन क्यों चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मास डिसकंटेंट अमॉन्ग द पॉपुलेशन क्रिएट्स वाइड स्प्रेड फ्रस्ट्रेशन विद द एग्जिस्टिंग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से, मतलब सोशल ऑर्डर या इकोनॉमिक ऑर्डर या किसी ना किसी चीज़ से डिसकंटेंट होना चाहिए। उसके बाद इलीट पार्टिसिपेशन इन डिसेंडेंट पॉलिटिक्स इज क्रूशल एज मेंबर्स ऑफ द रूलिंग और इन्फ्लुएंशियल क्लास जॉइन और सपोर्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो मतलब जो बड़े लोग हैं किसी भी समाज के, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो रेवोल्यूशन, मतलब जो मूवमेंट हो रही है रेवोल्यूशन, और इसमें जुड़े। वरना उससे क्या होता है ना, एक तो वो काफ़ी चीज़ें ले आते हैं, रिसोर्सेज, जैसे बात की थी ना रिसोर्सेज। भाई एक तो एलिट लोग हैं, वो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, तो अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इनका पैसा भी होता है तो मनी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर क्या है, वही जैसे पढ़े लिखे होते हैं तो आइडियोलॉजी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एलिट्स का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत की जो आज़ादी की मूवमेंट थी, उसमें आप देख लीजिए जितने भी बड़े लॉयर्स होते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये सब क्या है, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। लंदन वंडन, हम तो आज के ज़माने में, मतलब हमारा जैसे लोगों का मतलब विदेश जाके पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये लोग उस ज़माने में सोचो लंदन वगैरह पढ़ के आ गए थे। तो काफ़ी एलीट लोग थे ये सारे के सारे, और इनकी लीडरशिप और इनकी रिसोर्सेज की वजह से ही, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन लीडर्स ने उनको डायरेक्शन दिखाई ना। तो इसलिए एलीट पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। यूनिफाइंग मोटिवेशन और आइडियोलॉजी हेल्प ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स अंडर अ कॉमन कॉज और गोल। तो भाई कोई कॉमन आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए ना। जैसे भारत की आज़ादी का जो वो हुआ था, तो उसमें सबकी आइडियोलॉजी क्या थी, भाई हमको भारत को एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। तो ये कॉमन आइडियोलॉजी हो गई, तभी तो लोग सब आपस में मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ पाए। और इसी वजह से 1857 वाली जो थी ना रिवॉल्ट, वो फेल क्यों हो गई थी, क्योंकि कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी। कोई कुछ चाहता था, कोई कुछ चाहता था, किसी को पता ही नहीं था कि हम लड़ क्यों रहे हैं, इसके बाद होगा क्या। A political crisis or weak state apparatus undermine the regime's ability to govern effectively and suppress dissent. तो जो प्रेजेंट आपका स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो काफ़ी वीक होनी चाहिए,
और कोई ना कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आना चाहिए, तभी फिर मतलब रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो पाती है। जैसे इंडिया की क्यों सक्सेसफुल हुई, क्योंकि उस टाइम चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे बिकॉज ऑफ जर्मनी और सब की वजह से। तो इस वजह से उनको फिर आज़ादी देनी पड़ी भारत को। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर भी बना ब्रिटिशर्स पे कि भाई अब नया ज़माना आ गया है, अब डेमोक्रेसी का ज़माना है, अब आप छोड़ दीजिए भारत को। तो एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस आया, तभी फिर हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने कहा यार ये बेस्ट टाइम है आज़ाद होने का, तो हमने 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। एक्सटर्नल सपोर्ट और इंटरनेशनल नॉन इंटरफेरेंस कैन इधर एड द रेवोल्यूशनरीज डायरेक्टली और प्रिवेंट द रिजाइम फ्रॉम रिसीविंग आउटसाइड हेल्प। तो बाहर के जो अदर कंट्रीज हैं वो हेल्प करें तो उससे और फायदा हो जाता है रेवोल्यूशन को। जैसे रशियन रेवोल्यूशन का एग्जांपल ले लीजिए। इसमें जो लेनिन थे, लेनिन का नाम आपने सुना होगा, व्लादिमीर लेनिन। यही पहले मतलब सोवियत संघ के पहले लीडर यही बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत संघ आफ्टर मतलब 1917 में जब क्रांति हुई थी। तो लेनिन को जर्मनी ने काफ़ी सपोर्ट किया था, क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। 1914 से शायद 1919 तक चली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये रशियन रेवोल्यूशन कब आई थी? 1917 में। तो जर्मनी और उस टाइम जर्मनी और रशिया अलग अलग वो थे, आपस में अलग अलग मतलब ग्रुप्स में शामिल थे। तो जर्मनी चाहता था कि रशिया वीक हो जाए, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, ये जो लेनिन थे ये इनको भगा दिया था यहाँ से, रशिया से। तो ये स्विट्जरलैंड में एक तरह से ये अपना वो अज्ञातवास काट रहे थे। तो जर्मनी ने इनको एक सेफ पैसेज प्रोवाइड किया अपनी टेरिटरी से, और रशिया में भिजवाया, थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी दिया कि जिससे क्रांति ला सकें। और फिर उन्होंने सक्सेसफुली जर्मनी में इनको मतलब रशिया में इनको सफलता भी मिल गई, और इन्होंने 1917 में रशियन रेवोल्यूशन कर दी। ठीक है, तो बाहर का सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट भी रेवोल्यूशन को बहुत ज़रूरी होता है, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन ड्रिवन बाय आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्विटी। तो मोनार्की हटा के एक तरह से वो डेमोक्रेसी लाने की बात कर रही। फिर रशियन रेवोल्यूशन रूटेड इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट एम टू एस्टेब्लिश अ प्रोलेटेरियन स्टेट बाय ओवरथ्रोइंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम। फिर अरब स्प्रिंग, ये 2011 में हुई थी। वेव ऑफ अपराइजिंग्स अक्रॉस द अरब वर्ल्ड एम टू ओवरथ्रो अथॉरिटेरियन रिजाइम्स एंड डिमांडिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, इसमें पहली बार मतलब ये सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ हुआ था। 2007 या 8 में पहली बार सोशल मीडिया मतलब अच्छी तरह आया था, और ये 11 में इसका काफ़ी अच्छी तरह यूज़ किया गया था फॉर दिस अरब स्प्रिंग मूवमेंट जो भी थी ये। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी एक रेवोल्यूशन है ना, पॉलिटिकल नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजिकल बोल सकते हैं इसको आप। फिर आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आर कंसिडर्ड मेटाफॉरिकल रेवोल्यूशन। मतलब नाम सेम है, वो जैसे होता है ना कि एक एनालॉगी, भाई जैसे रेवोल्यूशन आती है तो मतलब पूरा सिस्टम बदल जाता है, यही तो है ना रेवोल्यूशन का मतलब। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो एग्रीकल्चर का पुराना सिस्टम था वो पूरी तरह बदल गया, अब नया सिस्टम आ गया। इसी तरह इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पहले जिस तरह कम्युनिकेशन करते थे वो सब बदल गया, अब नया आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, डिजिटल हो गया सब। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसने भी पॉलिटिकल नहीं है लेकिन पुराने सिस्टम को बदल दिया। पहले जिस तरह काम होता था वो इंडस्ट्रीज और मशीन्स के थ्रू होने लग गया। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट वर्सेस रेवोल्यूशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एक बार देख लेते हैं। स्कोप क्या होता है? फोकस ऑन सिंगल इशू। तो सोशल मूवमेंट क्या है? किसी एक पर्टिकुलर, किसी कोई कोई बात हो है, मतलब ये करना है हमें, कोई एक सिंगल कॉज है। जैसे मान लीजिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बंद करना है, या मतलब जैसे सती प्रथा को बंद करने की बात हुई। कोई भी सामाजिक कोई चीज़ है उसको किसी पर्टिकुलर इशू पे होता है। रेवोल्यूशन क्या होता है? तो पूरा सिस्टम बदलना चाहता है कि एग्जिस्टिंग कोई सिस्टम जैसे ए है ना, इसको पूरी तरह खत्म करके अब नया सिस्टम लेके आओ बी। ये होता है रेवोल्यूशन, कंप्लीट चेंज। नेचर कैसा होता है? स्लो एंड कंटिन्यूअस। सोशल मूवमेंट चलती रहती हैं, सालों सालों चलती हैं, 10 साल 20 साल 15 50 साल, तब जाके फिर चेंजेस आते हैं धीरे धीरे। रेवोल्यूशन तो एकदम से एटम बॉम्ब के मतलब जैसे होता है ना, विस्फोट की तरह होती हैं, ब्लास्ट की तरह एकदम से होती हैं और पूरा सिस्टम बदल जाता है। सडन एंड ड्रास्टिक शिफ्ट मीन्स पीसफुल एंड वेरिएड टूल्स। पीसफुल होती हैं, धीरे धीरे कोई कभी कुछ किया, कभी कोई अखबार में आर्टिकल लिखा, फिर कभी कोई लोगों को इकट्ठा करके बताया भाई ये सही है गलत है, मतलब धीरे धीरे हल्के हल्के एफर्ट्स किए जाते हैं। रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्स वायलेंस। वायलेंस के बिना रेवोल्यूशन बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वायलेंस होती है इसमें। ओरिएंटेशन रिफॉर्म विदिन एग्जिस्टिंग ऑर्डर, मतलब सिस्टम वही रहता है अपना उसमें, लेकिन बस समाज में जैसे इंडिया में देख लीजिए, अब कोई हमारा थोड़ी पॉलिटिकल सिस्टम बदल दिया, लेकिन जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था उसको बंद करने के लिए, कम करने के लिए SC/ST एक्ट या रिजर्वेशंस ये सब लेके आए। तो पॉलिटिकल सिस्टम तो हमारा वही है, कंट्री वही है, उसी सिस्टम में चेंजेस कर दिए। रेवोल्यूशन में जैसे सिस्टम ए इसको पूरी तरह फेंक दो उठा के और एक नया सिस्टम ले आओ। जैसे रशियन रेवोल्यूशन, भाई जार वगैरह थे उनको हटा के कम्युनिज्म आ गया।
एग्जाम्पल आरटीआई हो गया या नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया कि फ्रैक्चर, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, रेवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये हमने मतलब देख लिए सारे टॉपिक्स। प्रोटेस्ट हो गया, एजिटेशन हो गया, सोशल मूवमेंट्स हो गई, कलेक्टिव एक्शन, रेवोल्यूशन, ये सब ज़्यादातर क्या है, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स हैं। लेकिन वही बात है ना, सोशोलॉजी हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा घुस जाती है। तो पॉलिटिकल साइंस होता है ना, थोड़ा मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, तो ऐसे ही ये सोशोलॉजी निकल जाती है इधर उधर। तो पॉलिटिकल साइंस के भी थोड़े बहुत ही कंसेप्ट हमें, लेकिन बहुत ही ब्रीफली देख लिए हमने, क्योंकि क्या है ना, ये पॉलिटिकल साइंस में तो क्या बहुत अच्छी तरह पढ़े जाते हैं फिर, क्योंकि उसमें एक ही टॉपिक इतना पूरा होता है कि उसमें 2-2 घंटे आप लगा सकते हैं। लेकिन जितना हमें रिक्वायरमेंट थी उतना हमने इसमें मतलब देख लिया, तो एग्जाम में जो कोई ज़्यादातर ये आता है राइट अ शॉर्ट नोट और इस तरह का, तो उसमें मतलब बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।